राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज रेलवे एनटीपीसी की 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम लोग उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। और जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में हमें देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी दंडनीय अपराध है। यानी मानव की तस्करी और जबरन श्रम यानी जबरदस्ती किसी से श्रम कराना, ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक कानूनी और दंडनीय अपराध है। तो ये जो है इसके लिए जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा जो आर्टिकल 23 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आर्टिकल 23 और 24, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो है हमारे कानूनी दंडनीय अपराध है, जैसे कि बालात श्रम। और ये आर्टिकल जो 24 है वो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को हम लोग जो है कारखाने में रोजगार के लिए नहीं रख सकते हैं, कारखानों में, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये आर्टिकल 24 कहता है। और 23 जो है ये हमारा बालात श्रम से, यानी जबरदस्ती किसी को भी बच्चे से हम जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हम लोग, ठीक है। ये आर्टिकल 23 कहता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 भारत में सभी व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता देता है। आप सभी को पता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है वो हमारे धार्मिक मामलों से रिलेटेड है। 25 ये कहता है कि जो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं हम, और 26 ये कहता है कि हम किसी भी धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि जैसे कि हम लोग ये जो जगराता वगैरह कराते हैं, जागरण वगैरह, ये सब चीज़ों की हमें स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के तहत, ठीक है। हम किसी भी धर्म या संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, हमें कोई इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हमारा जो मन करेगा हम उस धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 ये कहता है आर्टिकल जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 21, ठीक है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16 ये कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि सब लोगों को बराबर अवसर मिलेगा, कोई भी भेदभाव जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, जैसा कि आप सभी को पता है आर्टिकल 19 के बहुत सारे भाग हैं, ठीक है। 21 में हमारे जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये रहा 21 वाला, ये रहा। और आर्टिकल 20 की बात कर लें तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, यानी कि जो भी अपराध मिलते हैं उसके दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। यानी स्वतंत्रता से पहले का जो हमारा विधि आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में की गई थी। यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत के पहली विधि आयोग की जो अध्यक्षता थी वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता थी और ये 1834 में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, और सन पूछे तो 1834, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला इससे थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो था वो 1955 में स्थापित किया गया था। पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो कब स्थापित हुआ, तो ये 1955 में स्थापित हुआ था, ठीक है। यह एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। और स्थापित किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यह एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो रग्बी लीग जो है वो रग्बी लीग का विश्व कप 2026 का किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, जो रग्बी लीग विश्व कप 2036 है वो अब जो नेक्स्ट 2026 वाला जो होगा वो अब है ना हमारा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ हम लोग बात कर ले, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ पपुआ न्यू गुनिया में भी आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है। यानी भगवान विष्णु जो है उनकी लेटी हुई मूर्ति जो मिली है वो किस गुफा में स्थित है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उंडावल्ली गुफाएं। ये जो उंडावल्ली की गुफाओं में, और ये गुफाओं की बात कर ले तो ये हमारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है उंडावल्ली गुफाएं, जहाँ पे भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है। तो तख्त ए बही बौद्ध मठ जो है ये किस देश में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा तख्त ए बही बौद्ध मठ जो है ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पर है, तो खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। कहाँ पर है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा स्थित है तख्त ए बही बौद्ध मठ, ठीक है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये गांधार के सभी में बौद्ध धर्म के सबसे प्रभावी अवशेषों में एक माना जाता है।
और इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। यानी तख्ते भाई बौद्ध मठ को कब यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थल में सूचीबद्ध किया गया, तो 1980 में किया गया। ये है कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। मैत्रक वंश में जो ध्रुवसेन था उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा है, तो देखिए ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर जो बैठा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का मैत्रक राजवंश ने 1493 से 776 के मध्य तक गुजरात पर शासन किया। इस वंश का संस्थापक सेनापति भुटार्क था, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखंड का राज्यपाल था। तो इसका देखिए पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन था, तो वो भुटार्क था। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था, भुटार्क था। और इसके समय काल की बात कर ले, शासन काल की, तो 493 से लेके 776 तक जो है इसका शासन काल रहा था। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो वल्लभी थी। और शासक की बात कर ले तो भटार्क और धरसेन थे। ठीक है, कौन थे, भटार्क, धरसेन, द्रोण सिंह, ध्रुवसेन और गुहासेन। तो इसमें जो बात हो रही है ध्रुवसेन के बाद की हो रही है, तो ध्रुवसेन के बाद जो थे हमारे वो थे ध्रुवसेन फर्स्ट के बाद जो थे हमारे थे गुहासेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। यानी यहाँ पे राज्य दे रखे होंगे, हमें बताना कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर मानसून के लौटते समय वर्षा होती है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पे मानसून के लौटते समय जो है वर्षा होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर सम्मेलन IOC के 8वें संस्करण का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 तक मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था, यानी कि IOC हिंद महासागर सम्मेलन का जो 8वां संस्करण हुआ है उसका इसमें पूछा जा रहा है कि उसका विषय क्या रहा था। तो देखिए समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, इसका विषय था समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज की यात्राएं। आपसे पूछा जा सकता है हिंद महासागर का कौन सा संस्करण हुआ है, तो 8वां संस्करण हुआ है। कब से लेके कब तक चला, ये तो 16 से लेके 17 फरवरी तक मस्कट में, कहाँ पर हुआ है, ओमान, मस्कट, ओमान की राजधानी जो मस्कट है ना वहाँ पर। ठीक है, इसमें समुद्री साझेदारी के नई क्षितिज यात्राएं जो है विषय इनका जो विषय रहा है इस बार। ठीक है, इसके रिलेटेड थोड़े से और फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो भारत की तरफ से भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। इस सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2016 में सिंगापुर में की गई थी। तो इस फाउंडेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, इस फाउंडेशन की शुरुआत की गई है इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 2016 में। ठीक है, इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रथम समुद्री साझेदारी को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि क्षेत्र के लिए सभी सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोगों की संभावना पर विचार विमर्श किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरिजीत सिंह ने हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है किस क्षेत्र, यानी कि अरिजीत सिंह जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, इनको 2025 में अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कला के क्षेत्र से। अरिजीत सिंह जो है कला के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में Ctrl+P यानी Ctrl+P जो है वो किसकी शॉर्टकट की है। तो देखिए Ctrl+P जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का प्रिंट, ये डी वाला, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन। ठीक है, ये प्रिंट किसी भी आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए यहाँ से मैं आपको वो शॉर्टकट की बताई, जैसे Ctrl+A वो आपके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट ऑल कर देगी, यानी जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है सबको सेलेक्ट कर देगी। Ctrl+B जो है उसे बोल्ड कर देगी। Ctrl+C जो है उसको कॉपी कर देता है जो भी आपका टेक्स्ट है उसको। और कुछ शॉर्टकट की जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे Ctrl+S सेव करने के लिए, Ctrl+N डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, Ctrl+O जो है वो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। यहाँ से हम लोग कुछ है ना पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को पेपर में पूछा जा रहा है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत पर आर्थिक विकास पर जोर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो एक युवा अर्थशास्त्री KN राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था, जिसमें बांधों और सिंचाई से निवेश शामिल था। ठीक है, जैसे बाखड़ा नागल पर बांध जो है इसी में इसके लिए आवंटन किया गया था। तो बाखड़ा नागल जो बांध है ना वो इसी योजना के दौरान आया था। ठीक है, और ये जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भारत की पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर की थी जिसमें 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थापित किए गए थे। तो ये जो है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना ही थी। ठीक है, इसमें हमने
वृद्धि दर रखा था 2.1 और हम इसमें पूरी तरह से सफल हुए। हमने जो 3.6 का जो है वृद्धि दर प्राप्त की थी, तो ये हमारी पूरी तरह से सफल रही थी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट यही बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ऐसी जिसमें जो है हमने 5 IIT कॉलेज स्थापित किए थे। तो ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना थी। अब बात कर लेते हैं दूसरी की, तो इसने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। ठीक है, ये जो है PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, इसमें हमने जो लक्षित वृद्धि दर रखी थी वो रखी थी हम लोगों ने 4.5% की। ठीक है, हम बस थोड़ा सा कम रह गए थे, हम लोग 4.27 गेन कर पाए थे। ठीक है, 4.5% हमने अपना लक्ष्य रखा था, लेकिन 4.27 तक हम लोग गेन कर पाए थे। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में था। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको भी पता होनी चाहिए कि ये कौन से मॉडल पर आधारित है, हमने कितना लक्ष्य रखा, कितना प्राप्त किया दोनों में, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया? तो देखिए, जो हमारे सिद्धू और कानू थे ये दोनों हमारे संताल विद्रोह 1855 और 56 से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संताल विद्रोह 1855-56 के दौरान हुआ था। ठीक है, तो देखिए, ये आपसे पूछा जाए सिद्धू और कानू जो है किस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये संताल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, संताल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार में हुआ था। अब झारखंड में बिहार के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था ये। ठीक है,